मेरे प्यारे प्यारे सीबीएसई ट्वेल्थ के विद्यार्थियों, छात्रों, स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में केस स्टडी नंबर 1, केस स्टडी नंबर 2, केस स्टडी नंबर 7 और केस स्टडी नंबर 8 को अच्छे से कर लिया होगा। अब आगे हम केस स्टडी नंबर 3, केस स्टडी नंबर 4, 5 और 6 ये 4 केस स्टडी और करने वाले हैं। तो केस स्टडी नंबर 3 और 4 को आज हम सोल्व करेंगे। केस स्टडी नंबर 3 और केस स्टडी नंबर 4। ये जो केस स्टडी है 3 और 4, तो 3 तो रिलेटेड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट इसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करना है। और जो केस स्टडी नंबर 4 है वो केस स्टडी रिलेटेड है रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का चैप्टर है, मतलब थर्ड बुक है आपकी, उस थर्ड बुक का जो रेशियो वाला चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चन है, उसको अपन सोल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन केस स्टडी नंबर 3 से। तो पिछली केस स्टडी शायद आपने सोल्व कर ली होगी, ऐसा अपन मान सकते हैं। आपने वीडियो अच्छे से देख लिए होंगे, उसको रिवाइज किया होगा। केस स्टडी नंबर 3 की शुरुआत करते हैं अपन। केस स्टडी नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो थोड़ा सा आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में रिकॉल करा दूं। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है, शुरुआत कहाँ से होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट को अगर लें हैं तो देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो में टोटल 3 एक्टिविटीज़ को अपने को करना होता है, जिसमें नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 3 एक्टिविटी में अपने को सेपरेट करना होता है। और हम जो मेथड नॉर्मली यूज़ करते हैं वो है इनडायरेक्ट मेथड। तो कैश फ्लो के कौन से मेथड यूज़ करते हैं? इनडायरेक्ट मेथड। जिसमें हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है, शुरुआत कहाँ से होती है? अगर हम रिकॉल करें थोड़ा तो याद आएगा आपको कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम शुरू करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। यहां से शुरुआत होती है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लेके चलते हैं हम, और उसमें कुछ एडजस्टमेंट करते हैं अपन, प्लस और माइनस के एडजस्टमेंट्स। ओके, उसके बाद जो आता है उसको बोलते हैं कैश बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। क्या आता है? बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये सब करने के बाद हम एडजस्टमेंट करते हैं वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल मतलब किस किस का एडजस्टमेंट करते हैं हम? करंट असेट और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करते हैं। करंट असेट और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करते हैं। अगर करंट असेट डिक्रीज हो जाती है तो इसको हम ऐड कर देते हैं, और अगर करंट असेट इंक्रीज हो जाती है तो हम उसको माइनस कर देते हैं। और करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो उसको हम ऐड कर देते हैं, और करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो उसको हम माइनस कर देते हैं। तो ये सब करने के बाद हमको पता लगता है, उसको बोलते हैं हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। क्या कहेंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। याद आ रहा होगा आपको? कैश जनरेटेड, और नहीं भी आ रहा है तो अभी हो जाएगा क्लियर। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और उसमें से माइनस करते हैं अपन टैक्स पेड। टैक्स पेड। तो ये अपना जो होता है ये फाइनल आंसर हो जाता है। जिसमें आगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो तो उसको भी एडजस्ट करेंगे, ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो अब आपको केस स्टडी में क्या क्या पूछा जा सकता है? एक तो एक क्वेश्चन इसका बन सकता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को कैलकुलेट करिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को। दूसरा बोल सकते हैं कि कैश बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आएगा उसका कैलकुलेशन करिए। उसके बाद बोल सकते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा वो कैलकुलेट करिए, और फिर बोल सकते हैं कैश फ्लो कितना होगा वो। तो ये सारी चीज़ों को अपने को एडजस्ट करके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस के आंसर दे दें। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो इसको कैसे निकालते हैं? इसको निकालने के लिए अपने को जो भी नेट प्रॉफिट गिवन है बैलेंस शीट में जो 2 ईयर के प्रॉफिट का डिफरेंस है उसमें अपने को प्रोविजन फॉर टैक्स जो प्रोवाइड हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स वाला अमाउंट वो ऐड कर देना है, और डिविडेंड को ऐड करना है, और रिजर्व को ऐड करना है। तो हमको क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद एडजस्टमेंट में कौन कौन सी चीज़ें? एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट हुआ,
लॉस ऑन सेल ऑफ असेट का एडजस्टमेंट हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट हुआ, ये लॉसेस एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस ये ऐड हो जाते हैं। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ, ये माइनस हो जाते हैं। गुडविल रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस जैसा है वो ऐड हो जाएगा ऑब्वियसली। तो उससे अपने को मिलता है कैश बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और उसके बाद वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करके यू विल गेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन एंड देन यू विल रिड्यूस टैक्स पेड, सो यू विल गेट अल्टीमेटली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, तो केस लेते हैं अपन, केस स्टडी नंबर 3, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। उसका क्या क्वेश्चन है और केस स्टडी में क्या दिया हुआ है इसको अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए, दिस इज केस स्टडी नंबर 3। Read the following hypothetical text and answer the given question on the basis of the same। आपको ये केस स्टडी पढ़नी है और इसके बेसिस पे यू हैव टू गिव सर्टन आंसर्स। क्या आंसर्स देने हैं? क्वेश्चन क्या है? कृषिका एंड एल्यूमनी ऑफ IIM अहमदाबाद इनिशिएटेड हर स्टार्टअप कृषिका लिमिटेड इन 2018। उन्होंने नया कुछ स्टार्टअप शुरू किया है, MBA किया है IIM से और स्टार्टअप शुरू किया है। तो क्या डिसाइड क्या हुआ है? प्रॉफिट फॉर द year 1920 after all appropriation was 31,25,000। कितना प्रॉफिट है? 31,25,000 है आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन। दिस प्रॉफिट वॉज अराइव्ड आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। इसका मतलब प्रॉफिट जो निकाल रखा है वो प्रॉफिट में हमने गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स को कंसिडर करके ये प्रॉफिट निकाला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अपने को क्या चाहिए? पूछा क्या है क्वेश्चन में? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स विल बी। क्या पूछा है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब देखो बात समझो, आपको जो एडजस्टमेंट करना है ना, कौन से? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, गुडविल रिटर्न ऑफ, ये तो एडजस्टमेंट अपने को सेकंड स्टेज में करना है। फर्स्ट स्टेज में यू हैव टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते टाइम पे आपको सिर्फ इससे मतलब है और इससे मतलब है। इसका मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा? 31,25,000 प्लस 8,75,000 प्लस 4,37,500। अब आप में से कोई बच्चा बोल सकता है क्वेश्चन में अराइज, क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये गुडविल रिटर्न ऑफ और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स को भी प्लस माइनस करना चाहिए ना। गुडविल रिटर्न ऑफ को प्लस करना चाहिए, गेन को माइनस करना चाहिए। तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन स्टेज फर्स्ट में नहीं, स्टेज 2 में, अगले क्वेश्चन में। क्योंकि इन फर्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग जस्ट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और प्लस माइनस एडजस्टमेंट करेंगे ना, देन यू विल गेट द आंसर प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो वो अपने को सेकंड स्टेज में करना है अगले क्वेश्चन के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 31,25,000 प्लस 8,75,000 प्लस 4,37,500। सो यू विल गेट द आंसर 44,37,500। ओके, एम आई क्लियर? सो ये है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते टाइम पे आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स माइनस नहीं करना है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है माइनस, डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करना है, इसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट ऐड नहीं करना है, गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड नहीं करना है। वो अगली स्टेज के लिए रिजर्व है। अपने को यहाँ पे रिजर्व और साथ में एक और गिवन था प्रोविजन फॉर टैक्स, वो दोनों क्या करेंगे अपन? ऐड कर देंगे। यू विल गेट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज विल बी। तो जो ये 44,37,500 निकला था ना अपना, इसमें हम ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे? एक तो गुडविल रिटर्न ऑफ, कितना ऐड करेंगे? 7,80,000 गुडविल रिटर्न ऑफ। और क्या ऐड करेंगे? और ऐड करेंगे, और तो कुछ है नहीं, एक गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स से ये माइनस कर देंगे 12,50,000। सो यू विल गेट द आंसर। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स वी विल डिडक्ट एंड गुडविल रिटर्न ऑफ वी विल ऐड। गुडविल रिटर्न ऑफ कितना ऐड कर देंगे? ओके, कितना ऐड हो गया? 780 और 1250 विल बी डिडक्टेड। यू विल गेट दी आंसर। और कोई एडजस्टमेंट अपने को नहीं करना है। सो यू विल गेट दी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, 39,67,500। इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 39,67,500। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बोथ आर डिफरेंट, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2, एक एक स्टेज की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आया था आपका? ये वाला आंसर निकला था। क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब ये आंसर, ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। और ये जो आंसर निकला था, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स का मतलब दे आर आस्किंग कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन।
What they are asking? They are asking cash generated from operation. Am I clear? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन दे आर आस्किंग. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको वर्किंग कैपिटल का जो इंक्रीज डिक्रीज है, प्लस माइनस है, वो सब करने के बाद आंसर निकालना है. तो आपको मिल जाएगा आंसर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. क्या क्या ऐड होगा, क्या क्या माइनस होगा, उसको अपन समझते हैं. देखो क्या होता है, क्या क्या ऐड होता है, क्या क्या माइनस होता है, रिकॉल करोगे क्या क्या ऐड होता है. डिक्रीज इन करंट असेट क्या होता है, ऐड होता है. डिक्रीज इन करंट असेट ऐड होता है. और इंक्रीज इन करंट असेट माइनस होता है. और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड होता है. और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस होता है. ओके, तो ये चार करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा. बिफोर टैक्स वाला अमाउंट आ जाएगा. और कहाँ से शुरू करेंगे, जो अभी हमने आंसर निकाला था उससे स्टार्ट कर देंगे. ये आंसर हमने कैलकुलेट किया था कितना, यहाँ तक कैलकुलेट किया था 39,67,500. तो इसमें ये सब चीज़ें अपन प्लस माइनस कर देंगे. जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, अपनी करंट असेट है. तो 5 लाख से हो गई 750. तो क्या हो रही, 2,50,000 का इंक्रीज़ हो रहा है. 2,50,000 का इंक्रीज़ हो रहा है. तो इंक्रीज़ क्या करते हैं अपन, इंक्रीज़ क्या करते हैं, माइनस करते हैं. करंट असेट का इंक्रीज़ क्या करते हैं, माइनस करते हैं. फिर 820 से 1050 हो रहा है इन्वेंट्री. ये भी करंट असेट इंक्रीज़ हो रही है. तो करंट असेट इंक्रीज़ को क्या करते हैं, माइनस करते हैं. तो माइनस करेंगे 820 से 1050 कितना हो जाएगा, 820, 180, 10 और 230 है ना, 230. ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो रहा है. तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे. ट्रेड पेबल इज करंट लायबिलिटी. ट्रेड पेबल मीन्स क्रेडिटर एक तरह से. तो करंट लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ये 19 है और ये 20 है. 350 से 450. तो क्या होगा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या होगा, ऐड हो जाएगा. इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या होगा, ऐड हो जाएगा. ऐड हो जाएगा कितना, 150. क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है. क्या इंक्रीज हो रहा है, ये करंट लायबिलिटी है, ये करंट असेट है, और ये भी ये करंट असेट है. ट्रेड रिसीवेबल 590 टू 620. 590 से 620 हो गया. इसका मतलब क्या हुआ, 30,000 का इंक्रीज हुआ. और करंट असेट इंक्रीज होती तो क्या करते हैं अपन, माइनस करते हैं. कितना, 30,000 माइनस करते हैं. तो ये सब करने के बाद आपको किस में करोगे, ये जो आपने आंसर निकाला था, कितना आंसर निकला था आपका, 39,67,500 में ये चारों एडजस्टमेंट करेंगे. सो यू विल गेट द आंसर 35,57,500. ये आंसर मिल जाएगा. 35,57,500 कैलकुलेटर से आंसर निकाल लेना. उसके बाद नेक्स्ट है, कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, तो इससे ऐसे ही करना पड़ेगा. सीए फाउंडेशन में होता है कैलकुलेटर, इसमें तो अलाउड नहीं है. आगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यू विल गेट द आंसर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ठीक है ना, ये बिफोर टैक्स ये यहाँ तक आ गया अपना. अब बोल रहे हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी चाहिए. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी चाहिए, तो ये जो 35,57,500 आ रहा है ना, इसमें से अपन रिड्यूस कर देंगे टैक्स वाला अमाउंट. सो यू विल गेट द आंसर नंबर 4. 35,57,500. टैक्स वाला अमाउंट कितना है, 437,500. सो यू विल गेट द आंसर 31,20,000. ओके, तो एक हर क्वेश्चन अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से कनेक्टेड है. तो फर्स्ट स्टेज में क्या निकाला हमने, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. सेकंड में क्या निकाला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एडजस्टमेंट किया तो नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल निकल गया. कैश बिफोर वर्किंग कैपिटल, उसमें एडजस्टमेंट किया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल गया, या कैश फ्लो बिफोर टैक्स, और उसमें से टैक्स माइनस किया तो आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. तो ये केस स्टडी थी कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड. ये जो कैलकुलेशन किया, दिस इज एज पर इनडायरेक्ट मेथड. ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज पर इनडायरेक्ट मेथड. एम आई क्लियर? तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. केस स्टडी नंबर 4. केस स्टडी नंबर 4. रीड दी फॉलोइंग हाइपोथेटिकल एक्सट्रैक्ट ऑफ रेहन लिमिटेड. देखो इस क्वेश्चन को देखो आप, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन तो रेशियो से कनेक्टेड क्वेश्चन है. इसका मतलब ये है कि इसमें रेशियो के कंसेप्ट इंक्लूड हो रहे हैं. रेशियो एनालिसिस जो थर्ड बुक है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, उस थर्ड बुक में जो रेशियो है ना, उस रेशियो के कंसेप्ट इसमें इंक्लूड हो रहे हैं. कौन से कंसेप्ट, रेशियो एनालिसिस के कंसेप्ट अपन इसमें इंक्लूड कर रहे हैं. तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये करंट लायबिलिटी होती है. प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, करंट असेट होता है. ट्रेड पेबल क्या होता है, करंट लायबिलिटी होता है. इन्वेंट्री क्या होता है बेटा बच्चों, इन्वेंट्री करंट असेट. ट्रेड रिसीवेबल करंट असेट. कैश इन हैंड करंट असेट. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल. और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये आपको गिवन है.
ओके, ध्यान से देख लीजिए, ईयर है 2020, ईयर है 2019, ईयर है 2018। तो 18, 19, 20 3 ईयर्स का डिटेल आपको गिवन है और ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। आपको पता होगा कुछ रेशो के बारे में। देखो, करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशो? इज इक्वल टू करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। क्विक असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। और क्विक असेट कैसे निकलता है? क्विक असेट इज इक्वल टू करंट असेट लेस इन्वेंट्री लेस prepaid expenses, we will get quick asset। और करंट असेट में क्या आ जाएगा? करंट असेट में सारी करंट असेट, जैसे कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, और ट्रेड रिसीवेबल हो गया। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर भी उसमें इंक्लूड होते हैं ट्रेड रिसीवेबल में, और स्टॉक हो गया। ये सारी चीज़ें किस में आती है? करंट असेट में, करंट लाइबिलिटी में। और प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आ जाएगा? करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर हो गया, क्रेडिटर का मतलब बिल पेबल, और दोनों को मिला के क्या बोल सकते हैं? ट्रेड पेबल। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। तो ये सारा क्या? करंट लाइबिलिटी है। तो इसकी बेस पे अपन सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं, यही तो अपने को चाहिए। और एक होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या फार्मूला है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है? एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री, मतलब इस साल के एंड की और इस साल के स्टार्टिंग की इन्वेंट्री का एवरेज कर देंगे तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जीपी माइनस कर देंगे, यू विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। तो इस तरीके से अपने को वैल्यूज़ निकालनी है एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। तो ये सारी वैल्यूज़ निकाल के हम फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो नाउ वी विल स्टडी दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। केस स्टडी को पढ़ते हैं, उनके क्वेश्चंस को पढ़ते हैं एंड वी विल ट्राई टू सोल्व द आंसर क्वेश्चंस। शैल आई प्रोसीड? आगे बढ़ूँ मैं? ओके, देखो, तो ये कुछ फार्मूलाज है। करंट रेशो का फार्मूला क्विक रेशो। क्विक रेशो के और भी नाम है, एसिड टेस्ट रेशो, लिक्विड रेशो भी बोलते हैं उसको। करंट असेट, करंट लायबिलिटी, क्विक असेट का फार्मूला लिखा हमने, करंट असेट लेस इन्वेंट्री लेस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट लायबिलिटी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, और एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, चलिए केस स्टडी नंबर 4 पे आते हैं। केस स्टडी नंबर 4, केस स्टडी नंबर 4, व्हाट इज द करंट रेशियो फॉर द ईयर 2020? 2020 के लिए करंट रेशियो पूछ रहे हैं ना, 2020 के लिए करंट रेशियो पूछ रहे हैं, तो देखते हैं 2020 के लिए क्या करंट रेशियो होना चाहिए। 2020 में करंट असेट कौन कौन सी है? करंट असेट देखो, मार्क करता हूँ, ये करंट असेट है 1, ये करंट असेट है 2, ये करंट असेट है 3, और करंट लायबिलिटी कौन कौन सी है, और एक और करंट असेट है, कौन सी करंट असेट है? ये रही करंट असेट। ये 4 करंट असेट हो गई। तो कौन कौन सी करंट असेट है 2020 में अगर बात करें तो? प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इन हैंड। और करंट लायबिलिटी तो एक ही है, कितनी है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और ट्रेड पेबल, 2 है करंट लायबिलिटी। कौन कौन सी? एक और एक 2, ये करंट लायबिलिटी। तो ये दोनों हो गई करंट लायबिलिटी, और ये हो गई करंट असेट, ये हो गई करंट असेट, ये हो गई करंट असेट, ये भी करंट असेट, ये भी करंट असेट, ये तो आखिरी वाली है हो गई।
ओके, तो इसकी बेस पे हम आंसर निकाल सकते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशो? करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी. करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी. तो क्या क्या करंट असेट है, देखो जोड़ लेते हैं अपन. इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश इन हैंड प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस. तो करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी. करंट असेट इज इक्वल टू इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस. और क्या था? इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश इन हैंड. ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश इन हैंड. प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश इन हैंड. करंट लाइबिलिटी कितनी है? करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस ट्रेड पेबल. ओके, इसको सिंप्लीफाई करके यू विल गेट द आंसर. सारी वैल्यूज लिख दो, आपको आंसर मिल जाएगा. इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश इन हैंड. ठीक है, तो क्या क्या था? इन्वेंट्रीज का अमाउंट है 12 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 11 लाख, 12, 11 और 17. 12, 11 लाख और 17 लाख. और प्रीपेड एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना था? प्रीपेड एक्सपेंसेस का अमाउंट है 3 लाख. प्रीपेड एक्सपेंसेस का अमाउंट 3 लाख. तो कितना हो गया? 12 और 15, 10, 15 प्लस 11, 26 प्लस 17. ये करंट असेट हो गया. करंट लाइबिलिटी में क्या क्या था? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस ट्रेड पेबल. 50,000 प्लस 18 लाख. 50,000 प्लस 18 लाख. ओके, तो ये आपका करंट रेशो निकल जाएगा. टोटल लगा लो कितना. तो कितना हो गया? 12 और 3 15, 15 और 11 26, 26 और 12 36 और 7 36 और 7 42 लैक्स. इधर कितना हो गया? 18 लाख 50,000. ये है ना, देखो. तो करंट रेशो फॉर द ईयर 2020 विल बी, देख लो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 50,000 और ट्रेड पेबल 18 लाख और प्रीपेड एक्सपेंसेस 3 लाख, इन्वेंट्री 12 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 11 लाख और कैश इन हैंड कितना है? 17 लाख. कैश इन हैंड 17 लाख. 17, 11 और 12. 17, 11, 12, 11, 17, 12 और 3. तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं. कौन से ईयर का पूछा था? 2020. तो ये 20 का गिवन है. 20, 19 और 18. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? क्विक रेशो फॉर द ईयर 2018. 2018 का क्विक रेशो पूछा है ना. 2018 का क्विक रेशो पूछा है. तो क्विक रेशो कैसे निकलता है? क्विक रेशो क्विक असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी. तो क्विक असेट में क्या आएगा? करंट असेट लेस करंट असेट में से क्या माइनस कर देंगे हम? इन्वेंट्री. और क्या माइनस करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस. तो आपको मिल जाएगा क्विक असेट. और करंट लायबिलिटी एज इट इज है. सो यू विल गेट द आंसर. थर्ड क्वेश्चन क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर द ईयर 2020. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 2020 के लिए है ना. 2020 के लिए, ये 18 के लिए था. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री. देखो 2020 के लिए अपन बात करते हैं. एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी? याद रखना, एवरेज इन्वेंट्री इन दोनों का एवरेज निकलेगा. 2020 इसका मतलब 2020 के एंड का इन्वेंट्री है ये, और ये जो इन्वेंट्री है ये 19 के एंड का है. तो 2020 19 के एंड का मतलब 20 की स्टार्टिंग का. तो एवरेज इन्वेंट्री का मतलब स्टार्टिंग इन्वेंट्री प्लस एंड की इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2. सो यू विल गेट एवरेज इन्वेंट्री. तो एवरेज इन्वेंट्री कितना हो जाएगा इनसे? 12 लाख प्लस 10 लाख डिवाइड बाय 2, दैट इज 11 लाख.
ये तो एवरेज इन्वेंट्री हो गया। और क्या चाहिए अपने को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा, ये जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना 24 लाख, इसमें से माइनस कर देंगे 12%। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आ जाएगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने पास 24 लैक्स, इसमें से अपन माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट, तो यू विल गेट COGS। तो कैसे निकलेगा 24 लाख इंटू 12/100, ये आपका COGS आ गया। और एवरेज इन्वेंट्री कितना आया, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग था अपने पास 10, क्लोजिंग है 12, ऐसा ही ना। देखो ओपनिंग कितना है, ओपनिंग अपने पास ये 10 है और क्लोजिंग है 12, तो 10 प्लस 12 डिवाइड बाय 2, तो 10 लाख प्लस 12 लाख डिवाइड बाय 2 दैट इज 11 लाख। अब ये COGS आ गया, ये आ गया आपका एवरेज इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, यू विल गेट द आंसर। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको, किसी को कुछ डाउट तो बताइएगा। ओके क्लियर है, चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द ईयर 2020, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द ईयर 2020, ठीक है ना। 2020 का कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा, तो अभी निकाला ना हमने 2020 का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाला, तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो उसमें निकालना ही पड़ेगा ना, तो निकल ही जाएगा। कैसे निकल जाएगा, ये 24 लैक्स दिया हुआ है ना, इसमें 24 लैक्स का 12% कम कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा 2020 का कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बड़ा सिंपल है, तो 24 लैक्स माइनस 24 लैक्स इंटू 12/100 यू विल गेट कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इस केस स्टडी में अपन ने कौन कौन से फार्मूले समझे, डिस्कस किए और क्वेश्चन सोल्व किए, करंट रेशियो का फार्मूला, क्विक रेशियो का फार्मूला और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला। मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके पिछले वाले केस स्टडी में हमने क्या समझा, हमने समझा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके अलावा बिफोर वर्किंग कैपिटल, एक और हमने देखा बिफोर टैक्स और एक देखा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इनमें आपस में क्या डिफरेंस होता है और कैसे एक से दूसरा कनेक्टेड होता है और एक से दूसरा कैलकुलेट होता है, ये हमने अच्छे से कैलकुलेशन समझा। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम सोल्व करेंगे केस स्टडी नंबर 5 और 6, लास्ट 2 केस स्टडी। उसके बाद फिर सैम्पल पेपर का वीडियो आपके लिए रिलीज़ करने वाले। ओके, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे कि कब कब क्या क्या वीडियो डाले जा रहे हैं। तो 12 से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल वीडियो की फॉर्म में मैं आपको देने वाला हूँ, और डेफिनेटली ये आपको एग्ज़ाम में हेल्प करने वाला है, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी अच्छे से इससे रिवाइज हो जाएगी। तो जो भी आप भूल गए और एकदम से आपने पहले पढ़ाई नहीं की हो, तो अभी आपको हेल्प करेगा ये सब चीज़ें, इनको आप अच्छे से देखिए और डेफिनेटली आपके बेनिफिट में रहेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।